नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो पूरी हिस्ट्री एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन में आपके लिए समेट दी है मैंने। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इनमें हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको याद कर लीजिए। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रोज के वीडियोस नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिल सके। बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी स्थल में कौन सा स्थल था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उत्तर में जो स्थल था उसका नाम था मोदा अखनूर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर का क्षेत्रफल था कुल सिंधु घाटी सभ्यता का। चौक का आविष्कार किस चाक का, चाक मतलब पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो व्हीलर नाम के दार्शनिक ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जॉन लुवॉक ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कृषि तथा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है उसका अर्थ है मृतकों का टीला। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारतें कौन सी हैं? तो मोहनजोदड़ो से अन्नागार जो कि 11.88 मीटर और 7.01 मीटर और 2.43 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये अन्नागार था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है, मतलब ये सभ्यता इराक की थी, दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में मुख्यतः नगर नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया था। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा के लोग जो है लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार जो कि 47.71 मीटर ऊंचा और 15.3 मीटर चौड़ा, माफ करिएगा, ये लंबाई और चौड़ाई है स्नानागार की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल का नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में सबसे दक्षिणी का स्थल कौन सा था? दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल का नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीर पुल मेलट में उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल जो था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय को करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर या पृथक मार्ग दिखाने वाले कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम पृथक मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकर थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ प्रमुख फसल के रूप में बोई जाती थी।
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। पाकिस्तान की मोटा घुमरी जिले में यह हड़प्पा स्थित है। महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से, जो कि गुजरात में है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किसने किया था? तो जनरल कनिंघम ने हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था, जनरल कनिंघम ने। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल था। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कांसे की नर्तकी और पुजारी का भवन मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के हल के खिलौने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी काल में व्यवहार करते थे? तो हड़प्पावासी 16 या उसके अवरतों का व्यवहार करते थे। वेदों की कुल संख्या कितनी थी? तो वेदों की कुल संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में मंडलों, सूक्तों, मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति शुंग वंश के समय में रचित हुई थी, सबसे प्राचीन और प्रमाणित स्मृति है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में मंत्र हैं 1549 और यजुर्वेद में मंत्र हैं 1990। अथर्ववेद में मंडल सुखदेव मंत्रों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में मंडलों सुखदेवों की संख्या जो है 20 मंडल है और 731 सूक्त हैं और मंत्र 5839 मंत्र है। तो अथर्ववेद में मंडल कितने हैं? 20 मंडल हैं। सूत्र कितने हैं? सुक्त है 5839 और ये माफ करिएगा, यहां पर एक बार फिर से मैं कंफ्यूज आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं और 5839 मंत्र हैं अथर्ववेद में। पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लोहमर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता माना जाता है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कहां से लिया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया है। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें से प्रमाणिक सिर्फ 13 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा था? तो ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद सभ्यता का काल कितना माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद सभ्यता का काल माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। मत्स्य पुराण से जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो सतवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां पुरुष सूक्त मंडल। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। वेदांगों, स्मृतियों को तथा पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेदांग है 6, स्मृतियां है 6 और पुराण 18 है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य वाला वेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक वेद है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किसमें है? तो सबसे पुरानी आयुर्वेद दवा का उद्गम भारत की जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है।
मंत्र तंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है, इसमें मंत्र तंत्र का उल्लेख ज्यादा है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणित पुराण है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। महावीर के 11वें शिष्य कौन थे? तो गणधर महावीर जी के 11वें शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहते थे? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर के प्रथम भिक्षुणी विद्यार्थी कौन थी? तो पद्मावती चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री पद्मावती जी। जैन धर्म के प्रवर्तक तथा संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, संस्थापक ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर जी के जीवन कृतियों का विवरण किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में महावीर जी के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो पावापुरी में महावीर जी ने सबसे पहले उपदेश दिया था और यह प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होते हैं? तो कल्प सूत्र से भद्रबाहु द्वारा जो रचित है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है ये। महावीर के पिता, माता और पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर जी के पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और पत्नी यशोदा थी। कल्पसूत्र किसमें लिखा गया है? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा गया था? तो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। महावीर जी किस वर्ण के थे? तो महावीर जी क्षत्रिय वर्ण के थे और जातक कुल के थे। महावीर ग्रह त्यागी कर स्वामी कब हुए थे? तो 30 वर्ष की उम्र की अवस्था में महावीर जी ने ग्रह त्याग कर दिया था। महावीर जी को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। महावीर जी का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो उनका दामाद जमाली महावीर जी का प्रथम अनुयायी बना था। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर जी के बचपन का नाम था। महावीर जी की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? तो जमाली महावीर जी के दामाद थे और प्रियदर्शनी महावीर जी की पुत्री थी। जैन धर्म के प्रचार के लिए किसे अपनाया गया? तो प्राकृत भाषा को जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनाया गया। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने, जिसकी राजधानी वातापी थी, चालुक्य वंश की स्थापना की थी। सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। थोड़े से कठिन हैं, लेकिन याद कर लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपसे बनेंगे, आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 लोगों को तो ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।